अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरिक बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, उसका यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेलुलर एडाप्टेशन इन सेल अबियरेंट ग्रोथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेलुलर एडाप्टेशन है क्या। सेलुलर एडाप्टेशन refers is reversible changes in response to change in environment of cell। तो देखें जी, जब भी सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है इन्वायरमेंट के वजह से, तो सेल खुद को एडॉप्ट करता है, उस चेंज को रिस्पॉन्स करता है ताकि वो उस चेंज को रिवर्स कर सके, वापस नॉर्मल कंडीशन में ला सके। द एडाप्टेशन में भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो ये एडाप्टेशन फिजियोलॉजिकल भी होती है, पैथोलॉजिकल भी होती है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके टाइप्स क्या हैं एडाप्टेशन के, जो सेल अपने अंदर एडॉप्ट करता है। तो देखिए, ये आप नॉर्मल सेल्स है। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, नॉर्मल न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डीएनए, ये सब नॉर्मल सेल में मौजूद होते हैं। उनकी साइज़, उनका वॉल्यूम सब नॉर्मल होता है। लेकिन जब सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है एनवायरनमेंट की वजह से, तो वो क्या हो जाता है, एक तो एट्रोपी की सूरत इख्तियार करता है। एट्रोपी क्या है, जब सेल की साइज़ और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए तो उसे हम एट्रोपी कहते हैं। और उसके बाद हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी में क्या होता है, जब सेल की साइज़ और वॉल्यूम बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपरट्रोपी कहते हैं। तो ये जो नंबर 3 है, हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और जो मेटाप्लेसिया है, मेटाप्लेसिया में क्या होता है, इसमें एक तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की। दूसरा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा मेटाप्लेसिया में, कि जो सेल्स है वो मतलब कि अपनी जो जैसे स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, वो उसकी जो भी मतलब कि उसका साइज़ शेप होता है वो छोड़कर मतलब के गॉबलेट एपिथेलियल टिश्यूज़ पे मतलब कि मुबतला कन्वर्ट हो जाता है। ये आगे आपको मैं क्लियर कर दूंगी। और ये जो डिस्प्लेसिया है, डिस्प्लेसिया में क्या होता है, एब नॉर्मल ग्रोथिंग होती है सेल्स की, या जैसे कैंसर के सेल्स होते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं और फिर उनकी एब नॉर्मल म्यूटेशन ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, तो उसे हम डिस्प्लेसिया कहते हैं। तो आइए अब हम एट्रोपी पढ़ेंगे कि एट्रोपी की फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ेंगे हम। तो एट्रोपी फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ इन यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी होती है, वो जब बेबी को बर्थ कर देती है तो उसकी जो यूट्रस है वो अपनी जगह पर आ जाती है। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी यूट्रस बढ़ जाती है, फिर जब वो अपने बेबी को बर्थ करती है तो उसकी जो साइज़ है वो अपनी जगह पर आ जाती है। तो उसकी यूट्रस की साइज़ अपनी जगह पर आ जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो सेकंड नंबर है ब्रेन विद एजिंग। तो ये भी फिजियोलॉजिकल में आ जाता है कि जब कोई बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, उसका वॉल्यूम, उसकी साइज़ और उसके सोचने का अंदाज़, थॉट्स, ये जो कुछ भी ब्रेन से रिलेटेड थिंकिंग्स होती है वो उसकी कम हो जाती है, मेमोरी लॉस वगैरह। तो आइए अब हम पैथोलॉजिकल की बात करेंगे एट्रोपी में। तो डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, जब एक बंदे की आर्म या फिर लेग एम्पूटेड हो जाती है, कट जाती है, या फिर उस पर फ्रैक्चर आ जाता है तो वो अपने ऑर्गन को हिलाता नहीं, तो वो ऑर्गन उसी जगह पर मतलब कि जम जाता है, उसका डिसयूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रोपी होती है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होती है, जब अगर किसी की न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट होगी, वो उतनी अमाउंट में नहीं खाएगा जितना उसकी बॉडी को रिक्वायर है, तो वो क्या होगा, उसकी इस सेल्स का जो साइज़ वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब अगर एक सेल में 2 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वहाँ पर 1 हो जाएगी। तो इस हवाले से अगर वो न्यूट्रिशन सही नहीं लेगा तो उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। लॉस ऑफ इनर्वेशन,
लॉस ऑफ इनर्वेशन में ये आ जाता है कि जब नर्व सप्लाई का हमारी स्केलेटन पर काम नहीं होता, जैसे कि किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को पोलियो हो गया, तो क्या होता है उस जगह पर नर्व का सप्लाई नहीं जाता, वो लिम्ब वो छोटी हो जाती है पोलियो की वजह से। इसको हम लॉस ऑफ इनर्वेशन कहते हैं। लेक ऑफ एंडोक्राइन हार्मोनेशन, तो इसमें क्या होता है, लेक ऑफ एंडोक्राइन मतलब कि हार्मोनेशन का सीक्रेट ना होना भी एट्रोपी में शामिल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी में सबसे पहले फिजियोलॉजिकल को हम देखेंगे तो कि क्या होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑफ स्केलेटन मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ वेट लिफ्टर्स। तो क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स के जब स्केलेटन मसल्स पर वर्कलोड बढ़ता है तो मसल्स स्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो खुलते हैं, उनकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। तो जैसे कि वेट लिफ्टर्स होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, वो क्या करते हैं अपनी मसल्स को बढ़ाते हैं, सिक्स पैक्स बनाते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं जिम ज्वाइन करते हैं कि उनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेटेड हो जाएं, उनकी वजह से उनका जो साइज़ है मसल्स का, वो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंक्रीज्ड एंडोक्राइन स्टिमुलेशन के जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्यूबर्टी होती है, जो भी प्यूबर्टी में कोई बंदा आता है, कोई लड़की आती है, तो वो उसका क्या होता है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। नंबर सेकंड है यूट्रस डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी। जब कोई लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो उसकी जो यूट्रस की डेवलपमेंट होती है वो बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन लैक्टेशन, जब कोई भी माँ अपने बेबी को मतलब के फीड करवाती है तो उसके ब्रेस्ट उनकी साइज़ बढ़ जाती है। तो इसी हवाले से अगर हम एट्रोपी में ले जाएं तो एट्रोपी में जब मैंने आपको एंडोक्राइन की बात की थी तो उसमें ये होगा कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस हवाले से ये आपको समझ आना चाहिए। तो अब हम हाइपरट्रोपी की पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ेंगे। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले एडॉप्टिव हाइपरट्रोपी होगी। तो एडॉप्टिव हाइपरट्रोपी में क्या आता है, थिकनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लैडर। क्या होगा, कोई भी रुकावट ब्लैडर में आ जाए जिस वजह से यूरिन पास ना हो, तो वो ब्लैडर में जमा होता हुआ उसकी जो वॉल्स हैं वो थिक हो जाएगी, थिन से थिक हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, जिस वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाएगी और फिर वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में शामिल हो जाएगी। दूसरा नंबर सेकेंड है कंपेंसेटरी हाइपरट्रोपी। तो इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन आफ्टर अ पोर्शन हैज़ बीन सर्जिकली रिमूव्ड, फॉर एग्जांपल किडनीज। अब क्या होता है इसमें कि जब एक पोर्शन कट जाए तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी उस पोर्शन की जहाँ से वो दूसरा पोर्शन कट जाए। जैसे मैं आपको किडनीज़ का एग्जांपल देती हूँ कि 2 किडनीज़ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर एक किडनी को निकाला जाए तो जो एक किडनी बचती है उसके ऊपर सारा प्रेशर होता है, वो सारे काम को संभालती है। तो इस टाइप की हाइपरट्रोपी को हम कंपेंसेटरी हाइपरट्रोपी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइपरप्लेजिया, जिसमें सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल का पढ़ेंगे, तो इसमें मतलब कि कैसे नॉर्मली ये होता है हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया में सबसे पहले एडॉप्टिव हाइपरप्लेजिया है, जिसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, प्यूबर्टी एंड यूट्रिन इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। तो ये जो हमने हाइपरट्रोपी में पढ़ा था, तो यही हम हाइपरप्लेजिया के एडॉप्टिव हाइपरप्लेजिया में ही पढ़ेंगे कि इसके जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है प्यूबर्टी में, और यूट्रिन की इनलार्जमेंट होती है जब कोई भी लेडी प्रेगनेंसी की सूरत में या कंडीशन में होती है। तो कंपेंसेटरी में क्या होगा, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन, फॉर एग्जांपल द रीजनरेशन ऑफ लिवर दैट अकर आफ्टर पार्शियल हेपाटेक्टोमी। तो कंपेंसेटरी में ऐसे होता है कि अगर हम एक पार्ट को रिमूव कर दें, मतलब कि एक मतलब फॉर एग्जांपल एक लिवर है, लिवर का जो एक पार्ट है
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर उसका जो लोब्स होते हैं, एक लोब को हम काट लें तो बाकी जो लोब बचता है वो बढ़ जाता है, इतना बढ़ता है कि जितना वो नॉर्मल पहले था। तो ये आप ऐसे ना समझें कि जब हम लिवर को किसी को हम लिवर देते हैं, डोनेट करते हैं तो सारा लिवर देते हैं, ऐसे नहीं होता। लिवर का एक लोब दिया जाता है, बाकी जो दूसरा लोब बचता है वो वापस उसमें सेल की इंक्रीजिंग होती है और वो वापस नॉर्मल एक लिवर बन जाता है। तो आइए अब हम इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ेंगे कि सबसे पहले एक्सेसिव हार्मोनेशन है। एक्सेसिव एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कैन काज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो जब भी एक्सेसिव हार्मोनेशन होगी तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो क्या करवाएगी, जो एंडोमेट्रियम यूट्रस की का जो वो वाल्स होती हैं, एंडोमेट्रियल वाल, तो उनको वो इन्फ्लाम्ड करवाएगा, वो मतलब कि थिक हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। तो उस वजह से क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। तो नंबर दूसरा इसका जो एग्जांपल है वो है ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स नॉर्मली हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, उनका क्या काम होता है कि वो सेल डिविजन्स करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो स्किन वार्स करवाते हैं, कास्ट बाय ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन वायरसेस सच एज पेपिलोमा वायरस। तो क्या होता है, ये जो स्किन वार्स होते हैं वो मतलब कि हमारे फेस पर या हमारे बॉडी के किसी पार्ट पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो सर्टेन वायरसेस होते हैं वो मतलब उनकी वजह से होते हैं कि जो स्किन वार्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि जो मतलब कि छालों के टाइप, जो मतलब कि दाने टाइप हमारे फेस पर, हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट पर निकल आते हैं गोश्त की नुमा, तो उसको हम स्किन वार्स कहते हैं। वो वायरसेस की वजह से होता है। कौन करवाता है, ग्रोथ फैक्टर्स करवाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्पेलेसिया। सेल्स वेरी इन साइज, शेप एंड अपीयरेंस इमेच्योर सेल्स इन बोन मेरो। तो डिस्पेलेसिया में क्या होता है कि जो सेल्स की जो साइज़ होती है वो मतलब कि एबनॉर्मल हो जाती है, उसका शेप चेंज होता है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कि बोन मेरो में बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डिस्पेलेसिया जो है ये अनवांटेड ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ होती है सेल्स की, म्यूटेशन ग्रोथ होती है सेल्स की, जो कि कैंसर काज करवा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं मेटापेलेजिया। मेटापेलेजिया क्या होता है, इट इज़ द सेल टाइप कन्वर्जेशन सच एज वन टाइप ऑफ एपिथेलियल मे बी कन्वर्टेड टू अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो ये इट हैपन्स व्हेन सेल्स कैन एडॉप्ट परसिस्टेंट स्ट्रेसर ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। तो ये मेटाप्लेजिया क्या होता है, जब एक टाइप के सेल्स उसी टाइप में मतलब उसी टाइप के किसी भी नंबर में तब्दील हो जाएं तो उसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब कोई बंदा मतलब कि स्मोकर होता है, वो कंटिन्यूसली स्मोक करेगा तो क्या होगा, पहले तो सेल्स उसको एडॉप्ट करेंगे कि वो मतलब कि उनके लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं वो वापस सही हो जाए, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। जब वो कंटिन्यूसली एक अरसे से वो स्मोकिंग करता आएगा तो क्या होगा, आखिरकार उसके जो सेल्स हैं वो अपनी शेप को चेंज कर देंगे और दूसरे सेल्स में मतलब कि कन्वर्ट हो जाएंगे, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में तब्दील हो जाएंगे। ये क्यों होता है, जब कंटिन्यूसली स्ट्रेस बढ़ता है हमारे सेल के अंदर, सेल के ऊपर, तो उस वजह से ये मेटाप्लेजिया होता है और ये क्रोनिक इरिटेशन और इन्फ्लामेशन की वजह से भी होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसे लेक्चर्स आपके लिए दोबारा बना सकूं और मैं इनकरेज हो पाऊँ। थैंक यू सो मच।